सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स। आज इस वीडियो में हम रिटर्न्स टू अ फैक्टर की डिटेल स्टडी करेंगे। डिटेल स्टडी से आई मीन डिटेल स्टडी ऑफ डिफरेंट फेसेस ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या कवर किया था। रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कवर कर लिया है ब्रीफली। उसमें हमने देखा था कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमें बताता है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जब फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स को कंबाइन किया जाता है तो आउटपुट का क्या रिस्पॉन्स होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिटर्न्स टू अ फैक्टर कहते हैं। उसमें हमने देखा था कि आउटपुट का जो रिस्पॉन्स है वो हमें 3 स्टेजेस में दिखता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स और डिमिनिशिंग रिटर्न्स। उसमें हमने सिर्फ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स और नेगेटिव रिटर्न्स को ही कवर किया था। इसलिए कोई कंफ्यूजन ना हो तो मैंने यहाँ पे साफ लिखा है कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स में ही डिक्रीजिंग रिटर्न्स और नेगेटिव रिटर्न्स दोनों आ जाते हैं। उसमें हमने कांस्टेंट रिटर्न्स को नहीं किया था, बट जब हम डिटेल्ड स्टडी करते हैं तो हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स और डिमिनिशिंग रिटर्न्स के साथ साथ कांस्टेंट रिटर्न्स को भी देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स की डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले, इट इज अ सिचुएशन इन विच total output tends to increase at the increasing rate when more of the variable factor is combined with the fixed factor। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, हमें पता है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वर्क करता है, तो जब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज किया जाएगा, इसकी मात्रा को चेंज किया जाएगा विद द फिक्स्ड फैक्टर, और इनको कंबाइन करने पर जब टोटल आउटपुट टेंड्स टू इंक्रीज एट द इंक्रीजिंग रेट। जब टोटल आउटपुट इंक्रीज तो करेगी बट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगी, जब ये इंक्रीज करेगी एट द इंक्रीजिंग रेट, दैट इज द फेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। तो इसका आप टेबल देखते हैं। टेबल में देखो, दिस इज आवर वेरिएबल फैक्टर, दिस इज आवर फिक्स्ड फैक्टर। हमें पता है कि फिक्स्ड फैक्टर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, और जो वेरिएबल फैक्टर है उसकी जो क्वांटिटी है उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं। जब हम टोटल प्रोडक्ट की ओर देखते हैं तो टोटल प्रोडक्ट इज आल्सो इंक्रीजिंग, बट हमें पता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज कर रहा है। दैट मींस, इसका मतलब है कि जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है। दैट इज अ मेजर हाईलाइट ऑफ दिस फेज, दैट टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो करेगा बट ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा बिकॉज मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। ओके, नाउ हैव अ लुक एट टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट ग्राफ। टोटल प्रोडक्ट के ग्राफ में यू कैन सी द लाइन इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, this is a line that is showing us the increasing rates of total product, increase of total product with increasing rate. This is showing us this curve, that is total product curve. अब अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। दैट मींस जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज कर रहा है एट अ कांस्टेंट रेट, सो मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। देखो, टोटल प्रोडक्ट इसीलिए इंक्रीज कर रहा है एट इंक्रीजिंग रेट। टोटल प्रोडक्ट तो आगे भी इंक्रीज करेगा इन कांस्टेंट रिटर्न्स और इन डिमिनिशिंग रिटर्न्स में भी। फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम टोटल प्रोडक्ट इज गोइंग टू इंक्रीज, बट जो मेजर पॉइंट है, जो मेन यहां पर पॉइंट है वो ये है कि टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। ये हमें कैसे पता लगता है? ये हमें पता लगता है व्हेन वी लुक एट द मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट की फिगर्स इंक्रीज कर रही हैं। जब भी आप ये देखो कि मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है किसी फेज में, यू कैन ब्लाइंडली से दैट टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट द इंक्रीजिंग रेट। देखो, इंक्रीजिंग रिटर्न्स हमें ये भी बताता है कि देयर विल बी डिमिनिशिंग कॉस्ट। इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ये अभी हमारी फर्स्ट स्टेज ही चल रही है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, ये हमें ये भी बताता है कि जब एक फर्म को इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे होंगे, कॉरस्पॉन्डिंगली दैट फर्म वुड बी एक्सपीरियंसिंग डिमिनिशिंग कॉस्ट। क्या मतलब है देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, विद आउटपुट इंक्रीजेस, जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करती है इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इन अदर वर्ड्स जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रिटर्न से इंक्रीज करती है, तब एवरेज कॉस्ट पर यूनिट goes on diminishing. At that period of time,
जो एवरेज कॉस्ट है वो कम हो रही होगी इन इंक्रीजिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन 3 फेजेस देखे थे, फर्स्ट फेज है इंक्रीजिंग रिटर्न्स, इसमें क्या होगा, एवरेज कॉस्ट कम हो रही होगी, सिर्फ इसी फेज में हो रही होगी। उसके बाद टेबल की ओर ध्यान दीजिए जी, हमारे वेरिएबल फैक्टर है, हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट तो बढ़ेगी। जैसे जैसे हम लेबर को हायर करते जाएंगे, ज्यादा क्वांटिटी ऑफ लेबर्स हायर करेंगे, टोटल कॉस्ट तो बढ़ेगी, टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। और कैसे बढ़ेगा, इंक्रीजिंग रिटर्न से बढ़ेगा। उसके बाद जो एवरेज कॉस्ट है, यू कैन सी हियर, जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ा रहे हैं एवरेज कॉस्ट कम हो रही है। दैट मीन्स कि एक लेबर की जो कॉस्ट है वो कम हो रही है। फर्स्टली ये 10 थी, फिर 8 हुई, फिर एक लेबर 6.70 में, फिर 5.70, फिर 5। दैट मीन्स जो लेबर की जो कॉस्ट है, एक लेबर की जो कॉस्ट है वो कम हो रही है। दैट्स वी आर सेइंग एवरेज कॉस्ट। उसके बाद अगर हम टेबल देखें तो यू कैन सी, जैसे जैसे यूनिट्स ऑफ लेबर, जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज किया जा रहा है इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और हमें जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो एवरेज कॉस्ट है वो कम हो रही है। दिस इज एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कम हो रही है। सो ये भी हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स वाले फेज में याद रखना है। क्यों हो रहा है ऐसा, इसको नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, जस्ट इतना याद रखो कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स के कॉरस्पॉन्डिंग एवरेज कॉस्ट कम होगी। नाउ हैव अ लुक एट इंक्रीजिंग रिटर्न्स के कॉजेज क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसका क्या रोल है। तो सबसे पहले कॉजेज की ओर ध्यान देते हैं। फर्स्ट है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जब फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स को कंबाइन किया जाता है तो सबसे पहले फिक्स्ड फैक्टर अंडर यूटिलाइज रहता है, इसीलिए जो टोटल प्रोडक्ट है वो इतना नहीं मिल रहा होता। पर जब वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज किया जाएगा तब जो फिक्स्ड फैक्टर है, दैट कैन बी एनीथिंग, अ लैंड, अ मशीनरी और एनीथिंग, उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपर हो पाएगी, वो अप टू द मार्क हो पाएगी। इसीलिए हमें जब हम वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करते हैं तो यूटिलाइजेशन फुल मिलती है और टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। उसके बाद है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। जब हम वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करेंगे, लेट्स सपोज कि किसी लैंड पे जब हम लेबर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। जब एफिशिएंसी बढ़ेगी तो टोटल प्रोडक्ट हमें कम टाइम में मिलेगा और अच्छा मिलेगा, इसीलिए टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रिटर्न से बढ़ेगा। एंड देन देयर इज बेटर कोऑर्डिनेशन। जब हम वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाएंगे तो वो फिक्स्ड फैक्टर्स पे बेटर कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे और हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलेंगे। ये तो थे कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स वाले फेज के कारण क्या है। उसके बाद देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसका क्या रोल है, इस पे ही ये मेनली अप्लाई क्यों होता है। व्हाट डू वी मीन बाय मेनली, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अप्लाई क्यों हो रहा है। देखो वैसे तो ये हर इंडस्ट्री में अप्लाई होगा, वेदर इट इज एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग इंडस्ट्री, बट मैन्युफैक्चरिंग में इसका रोल इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इंक्रीजिंग रिटर्न्स वाला फेज ज्यादा टाइम के लिए रहेगा और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है। क्यों, देखते हैं। सबसे पहले इलास्टिक सप्लाई। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो वेरिएबल इनपुट्स हैं उनकी जो सप्लाई है वो इलास्टिक है। व्हाट डू वी मीन बाय इलास्टिक सप्लाई। इलास्टिक सप्लाई का मतलब है कि supply of variable factors can be increased up to any amount, up to any desirable amount। इसलिए जब वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज कर पाएंगे इजीली तो टोटल प्रोडक्ट हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स देगा। उसके बाद है न्यू इन्वेंशंस। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज टेंड टू गेट मोर न्यू इन्वेंशंस, और अगर इन्वेंशंस न्यू होंगी तो हम फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स में एफिशिएंसी बढ़ा पाएंगे, फिक्स्ड फैक्टर को और अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, तो हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलेंगे इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। उसके बाद है डिवीजन ऑफ लेबर। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में डिवीजन ऑफ लेबर बहुत अच्छे से होता है, और जब डिवीजन ऑफ लेबर होगा तो कोऑर्डिनेशन बेटर होगा, और कोऑर्डिनेशन बेटर होगा तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलेंगे ज्यादा टाइम के लिए। उसके बाद है यूज ऑफ मशीनरी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ज्यादा मशीनरी पे डिपेंड होते हैं, ज्यादा मशीनरी यूज होती है, इसीलिए उसमें हमें इंक्रीजिंग
इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि मशीनरी क्या करेगी, मशीनरी यूटिलाइज करवाने में हेल्प करेगी, फिक्स्ड फैक्टर को अच्छे से यूटिलाइज किया जाएगा, इसीलिए इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। फिर है लेस नेचर इन्फ्लुएंस। अनलाइक एग्रीकल्चर, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है दैट इज लीस्ट इम्पैक्टेड बाय नेचुरल फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की बात करें तो अगर रेनफॉल नहीं हुई तो क्रॉप खराब हो जाएगी, अगर ज्यादा होगी तो क्रॉप खराब हो जाएगी। तो इसीलिए ये जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है इसमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स जल्दी मिल जाते हैं, क्योंकि इट इज बेसिकली मोस्ट इम्पैक्टेड बाय द नेचुरल फोर्सेस। बट इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दिस इज लीस्ट इम्पैक्टेड बाय नेचुरल इन्फ्लुएंस, इसीलिए इंक्रीजिंग रिटर्न्स ज्यादा देर के लिए एग्जिस्ट करते हैं। और उसके बाद है लिमिटेशन। लिमिटेशंस में फिक्सिटी ऑफ फैक्टर। लिमिटेशन क्या है इंक्रीजिंग रिटर्न्स में? देखो, जब हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज करेंगे तो टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा, दैट टू विद इंक्रीजिंग रिटर्न्स। बट द पॉइंट इज कि एक टाइम के बाद हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलने बंद हो जाएंगे, जिसे हमें कहते हैं फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर, कि वेरिएबल फैक्टर्स को एक फिक्स्ड पॉइंट तक ही हम इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसके बाद इंक्रीज करेंगे, जब फिक्स्ड फैक्टर टोटली यूटिलाइज्ड हो चुका है, अगर उसके बाद भी वेरिएबल इनपुट्स को इंक्रीज करते रहेंगे तब हमें नेगेटिव रिटर्न्स या डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर, दैट जो वेरिएबल इनपुट है उसकी कुछ फिक्स्ड लिमिट है, उस पॉइंट ऑफ टाइम तक ही हम फिक्स्ड फैक्टर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। दिस इज द लिमिटेशन। अगर ये लिमिटेशन ना होती तो हम पूरी अर्थ को फीड कर पाते फ्रॉम अ सिंगल फर्म और फ्रॉम अ सिंगल फार्म, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें जब एक अमाउंट के बाद वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करते रहते हैं तो हमें नेगेटिव रिटर्न्स मिलने लग जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंक्रीजिंग रिटर्न्स। नाउ वी विल हैव अ लुक एट constant returns. This is our second phase of law of variable proportion, or we can say that return to a factor. Constant returns to a factor. Constant returns to factor वाली phase और इस stage को क्या कहते हैं, क्या होता है इसमें? Let's see. It is a stage when increasing application of the variable factors no more results in increasing marginal product of the factor. Rather, MP stabilizes. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ऐसी स्टेज जिसमें जब वेरिएबल इनपुट्स को इंक्रीज करें ओवर द फिक्स्ड फैक्टर्स बट मार्जिनल प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाए और टोटल प्रोडक्ट में जो इंक्रीज आ रहा है दैट इज विद कांस्टेंट रिटर्न्स। देखो, इट इज अ स्टेज व्हेन इंक्रीजिंग एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, जब वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज किया जा रहा है ओवर द फिक्स्ड फैक्टर्स, no more result in increasing marginal product. marginal product में कोई इंक्रीज नहीं आ रहा, marginal product constant हो गया है। देखो, कोई इंक्रीज आ रहा है marginal product में, no increase, but total product इंक्रीज कर रहा है, total product is still increasing but at the constant rate. अब टेबल की ओर देखो, यूनिट ऑफ लेबर, दैट मींस वेरिएबल फैक्टर्स अभी भी इंक्रीज कर रहे हैं, फिक्स फैक्टर कांस्टेंट है। देखो, यूनिट ऑफ कैपिटल में 1 रुपीज नहीं है, ये ऐसी यूनिट है, ऐसा अमाउंट है जो कांस्टेंट है बस। दिस इज इंडिकेटिंग दैट कैपिटल इज कांस्टेंट, इट्स नॉट 1 रुपीज। उसके बाद देखो टोटल प्रोडक्ट में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है, देखो 5, 10, 15, 20, 25, बट इंक्रीजिंग एट द कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रिटर्न्स। एमपी कांस्टेंट हो गया तभी टोटल प्रोडक्ट कौन, देखो इट ऑल डिपेंड्स ऑन एमपी। एमपी हमें बताता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स हैं, कांस्टेंट रिटर्न्स हैं और डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं, ये सब हमें क्या बताता है? एमपी। तो एमपी बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्जिनल प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां भी मार्जिनल प्रोडक्ट ही हमें बता रहा है कि कांस्टेंट रिटर्न्स मिल रहे हैं टोटल प्रोडक्ट में, टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट द कांस्टेंट रेट। ये हमें एमपी ही बता रहा है, क्योंकि एमपी यहाँ पे क्या हो गया है? कांस्टेंट हो गया है। अगर अब हम ग्राफ की ओर देखें तो टोटल प्रोडक्ट इस बार
कर्व नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है। पिछली बार हमने देखा था कि जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे थे तो ये स्ट्रेट लाइन ही थी, ये कर्व थी। अब ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन हमें क्या बताती है कि जो इंक्रीज आ रहा है वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज आ रहा है। देखो ये कांस्टेंट रेट से इंक्रीज आ रहा है, 5, 10, 15, 20, 25 कांस्टेंट रेट। और अगर ये इंक्रीज आ रहा होगा मार्जिनल प्रोडक्ट जो इंक्रीज करता अगर, तो जो इंक्रीज अगर इंक्रीजिंग रिटर्न से आ रहा होता तो ये कांस्टेंट ना होता, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ये कर्व होती। उसके बाद देखो मार्जिनल प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया, हम देख सकते हैं, वेरी सिंपल। और उसके बाद एवरेज कॉस्ट जैसे हमने देखा था कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स वाली स्टेज में एवरेज कॉस्ट कम हो रही थी, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट हो चुकी है। बट द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि जब वेरिएबल फैक्टर 0 है तब भी कुछ एवरेज कॉस्ट है, क्योंकि हमारे पास फिक्स्ड फैक्टर तो है ना, इसीलिए कॉस्ट कैन नेवर बी 0। जब तक फैक्ट्री काम कर रही है, जब तक फर्म ओपन है, तो एवरेज कॉस्ट कभी भी 0 नहीं हो सकती। इसीलिए when variable factor is 0 there is still some average cost, but average cost is constant throughout. Now what are the causes of constant returns to a factor? जो मिडिल स्टेज है जो हमारी कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर वाली, उसके कॉजेज क्या हैं? सबसे पहले ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द फैक्टर। दिस इज द स्टेज वेयर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है किसका? फिक्स्ड फैक्टर का। फिक्स्ड फैक्टर जो है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए कांस्टेंट रिटर्न्स मिल रहे हैं। अगर इसके बाद वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करोगे तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलेंगे। टोटल प्रोडक्ट विल इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट और डिमिनिशिंग रेट। उसके बाद है आइडियल फैक्टर रेशो। ये आइडियल फैक्टर रेशो है, देखो ये ऐसी रेशो है फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर की जो एक आइडियल है। इसके बाद अगर आपने वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज किया और इस रेशो को चेंज किया तो जो टोटल प्रोडक्ट है दैट विल इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट और मार्जिनल प्रोडक्ट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। उसके बाद है मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। ये एक ऐसी स्टेज है, एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम है जहां पे जो वेरिएबल फैक्टर है उसमें मोस्ट एफिशिएंट यूज हो रहा है। अगर इसके बाद वेरिएबल फैक्टर्स चेंज किए तो वो कोऑर्डिनेशन खराब हो जाएगा, इसीलिए कह रहे हैं कि मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर। This is our last stage of law of variable proportion, that is diminishing returns to a factor. इस स्टेज में क्या होता है देखते हैं डेफिनेशन को पढ़ के। It is the stage when increasing application of the variable factor results in diminishing marginal product or total product increase at diminishing rate. इसका मतलब है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जब वेरिएबल इनपुट को इंक्रीज करते हैं आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम कांस्टेंट रिटर्न्स मिलने लग जाएंगे। उसके बाद अगर वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द वेरिएबल इनपुट we will start getting diminishing returns to a factor. That means marginal product जो है वो गिरने लग जाएगा, diminish करने लग जाएगा और total product क्या करेगा? Increase at diminishing rate. What do we mean by total product is increasing at diminishing rate? Let's see. देखो इस टेबल में वेरिएबल इनपुट इंक्रीज कर रहा है, फिक्स्ड फैक्टर फिर से कांस्टेंट है क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है। उसके बाद टोटल प्रोडक्ट, यू कैन सी टोटल प्रोडक्ट इज स्टिल इंक्रीजिंग, टोटल प्रोडक्ट इज स्टिल इंक्रीजिंग बट टिल द सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ही टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट इज पॉजिटिव और नॉट 0। देखो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा, एमपी डिक्रीज करेगा। एमपी इज डिमिनिशिंग एट दिस स्टेज, एमपी गिरेगा। और मैंने बार बार बताया है कि एमपी इंडिकेट करता है कि टोटल प्रोडक्ट का नेचर क्या होगा। अगर एमपी इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स, एमपी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रिटर्न्स, और एमपी अगर डिक्रीज करने लग जाएगा तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलेंगे। अब मैंने बताया था कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर में दो चीजें हैं, एक तो है डिक्रीजिंग रिटर्न्स और उसके बाद है नेगेटिव रिटर्न्स। देखो जब तक एमपी इज नॉट 0
इज पॉजिटिव, तब तक क्या होगा, हमें टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा, हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज करता रहेगा। बट जब MP 0 हो जाएगा तब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करना बंद कर देगा, और अगर उसके बाद भी हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करेंगे, उसकी क्वांटिटी को, तो MP टर्न्स नेगेटिव, और जो टोटल प्रोडक्ट है इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। टोटल प्रोडक्ट देखो, अब हमें ये पता लग गया कि दो स्टेजेस हैं, एक है डिक्रीजिंग रिटर्न्स, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग इट फॉर यू। दिस इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स एंड दिस इज नेगेटिव रिटर्न्स। ओके, दो स्टेजेस हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स जब तक MP 0 नहीं हुआ, बट जब मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो गया उसके बाद भी वेरिएबल इनपुट इंक्रीज कर रहे हैं एक फर्म, तो नेगेटिव रिटर्न्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टेबल। अब देखो ग्राफ की और टोटल प्रोडक्ट की कर्व कैसे बिहेव करेगी। नाउ दिस विल नॉट बी a straight line, अब ये कर्व होगी, क्योंकि अब जो इंक्रीज हो रहा है वो कांस्टेंट नहीं है, वो गिर रहा है। अब वो इंक्रीज जो है वो कांस्टेंट रेट से नहीं है, वो कम हो रहा है, तो इसीलिए अब क्या होगा, जो टोटल प्रोडक्ट पहले बढ़ेगा टिल सम पॉइंट, ये बढ़ेगा जब तक MP 0 नहीं हो रहा, ये बढ़ेगा पर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। देखो यहाँ तक ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, फिर ये कांस्टेंट होगा थोड़े टाइम के लिए टोटल प्रोडक्ट, बट उसके बाद अगर वेरिएबल इनपुट को इंक्रीज किया तो इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, टोटल प्रोडक्ट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। और अगर मार्जिनल प्रोडक्ट को देखें तो मार्जिनल प्रोडक्ट गिरेगा, और एट वन पॉइंट ये 0 हो जाएगा, और जब ये 0 होगा तब ये स्टेज होगी जहाँ पे टोटल प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया। और अगर उसके बाद वेरिएबल इनपुट को इंक्रीज किया, वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज किया ओवर द फिक्स्ड फैक्टर्स, तो MP नेगेटिव हो जाएगा और टोटल प्रोडक्ट नीचे गिरने लग जाएगा। दिस वाज आवर लास्ट फेज, दैट इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। और इसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो देखो इंक्रीज कर रही है। अगर वेरिएबल इनपुट को इंक्रीज करोगे इन डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाली स्टेज, तो एवरेज कॉस्ट इंक्रीज करेगी। दैट मींस नेक्स्ट जो एडिशनल वेरिएबल इनपुट, एडिशनल वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसकी जो कॉस्ट है वो पिछले वाले से ज्यादा होगी। मतलब एक बंदे की जो कॉस्ट है वो पिछली स्टेज से ज्यादा होने लग जाएगी जब वेरिएबल इनपुट को इंक्रीज करोगे इन डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ये एवरेज कॉस्ट का बिहेवियर भी आपको याद रखना है, बट हम नेक्स्ट चैप्टर में भी टोटल कॉस्ट के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। टोटल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट और जो एवरेज कॉस्ट, और कैसे ये रिएक्ट करती है, इसका बिहेवियर कैसा होता है। बट टिल दिस टाइम यू हैव टू लर्न के डिक्रीजिंग रिटर्न्स और नेगेटिव रिटर्न्स कैसे होते हैं, और व्हाट इज द लास्ट स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के जो कॉजेज हैं वो सेम है जैसे कि कांस्टेंट रिटर्न्स में हमने देखे थे, तो हम वो दोबारा नहीं करेंगे। बट अगर हम बात करें कि व्हाई डज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स मेनली अप्लाई टू एग्रीकल्चर, मेनली का मतलब फिर वही है कि ये हर इंडस्ट्री में अप्लाई होता है, बट जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें ये बहुत जल्दी अप्लाई हो जाता है, बहुत जल्दी आ जाता है। जो हमने देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स वाली स्टेज है वो ज़्यादा लास्ट करती है, बट एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में नहीं करती, तो ऑटोमेटिकली जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाली स्टेज है वो जल्दी आ जाती है। देखेंगे क्यों। सबसे पहले नेचुरल फैक्टर्स, हमने देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो नेचुरल फैक्टर्स हैं वो बहुत कम इम्पैक्ट डालते हैं, बट एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में तो मोस्ट इम्पैक्ट डालते हैं। इसीलिए जो नेचुरल फैक्टर्स हैं उनके कारण देयर इज अ चांस कि जो क्रॉप है वो खराब हो जाए, इसीलिए जो यील्ड है वो खराब हो जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स है वो मेनली अप्लाई एग्रीकल्चर में होता है। उसके बाद है लेस यूज ऑफ मशीनरी। हमें पता है कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है ये अभी भी मशीनों का इतना यूज नहीं कर रहा, दिस इज स्टिल अडॉप्टिंग द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग। इसीलिए यहाँ पे जो एफिशिएंट यूज नहीं हो पाता लैंड का, इसीलिए डिमिनिशिंग रिटर्न्स इसमें मिलते हैं। उसके बाद है लेस चांस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर।
एक जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है, इसमें डिवीजन ऑफ लेबर के लिए ये इतनी जानी नहीं जाती। इसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं आप कर सकते ज़्यादा, तो इसीलिए वो कोऑर्डिनेशन की कमी है इसमें एज कंपेयर टू द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसीलिए वही गेट diminishing returns early in the agriculture। उसके बाद है decrease fertility। we know कि अगर आप उस पे constant farming कर रहे हो लैंड पे, तो at one point of time उसकी जो fertility है वो कम हो जाएगी, इसीलिए law of diminishing returns मिलते हैं। उसके बाद less supervision। जो एग्रीकल्चरल लैंड होते हैं वो बड़े ही दूर दूर तक होते हैं, इसीलिए जो सुपरविजन है वो कम हो पाती है कई बार, इसीलिए ये भी एक कारण है कि हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स अर्ली मिल जाते हैं एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में, और मोस्ट ऑफन मिल जाते हैं। नाउ वी हैव कवर्ड ऑल द स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इन डिटेल इंडिविजुअली। नाउ हम कलेक्टिव लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की इंपॉर्टेंस देखेंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस इन आवर डे टू डे लाइफ। उस सबसे पहले है बेसिस ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्शन। हमें पता है कि आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हमें टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज देखने को मिलेगा और देयर विल बी इन डिक्रीजिंग रिटर्न्स इन द टोटल प्रोडक्ट। तो इसीलिए देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम और द पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्शन, क्योंकि अगर हम वो पॉइंट ढूंढ लें जहां अगर हम टोटल कॉस्ट को बढ़ाएं उस पॉइंट के बाद और टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होगा हमें पता लग जाए, तो हम उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट कह सकते हैं, क्योंकि दैट इज द पॉइंट जहां पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है और हमारे लिमिटेड बजट में टोटल प्रोडक्ट हमें मैक्सिमम मिल रहा है। सो दैट इज व्हाई दिस लॉ शोज कि व्हाई इक्विलिब्रियम पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। अगर सपोज करो कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स आए ही ना कहीं, तो हम जितना मर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अभी मैंने कहा ना कि आप एक फार्म से भी पूरी अर्थ को खाना खिला सकते हो, पूरी पॉपुलेशन को फीड कर सकते हो अगर डिमिनिशिंग रिटर्न्स ना आए, बट वी विटनेस डिमिनिशिंग रिटर्न्स, दैट इज व्हाई द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बिकम्स इंपॉर्टेंट। उसके बाद है बेसिस ऑफ इन्वेंशंस। हमें पता है अगर हमें इस पॉइंट को जिस पॉइंट के बाद हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाली स्टेज को अगर हमें उससे हमें फाइट करना है, तो हमें उसको हटाना होगा कैसे ना कैसे, या उसको देर तक रोक के रखना होगा। इसीलिए इन्वेंशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उस पॉइंट ऑफ टाइम या उस स्टेज को थोड़ा दूर रख सके, थोड़ा उसको देरी से ला सके। उसके बाद है इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है दैट डिपेंड्स ऑन कि वो इस स्टेज को कितनी देर तक रोक के रख पा रही है और इस स्टेज पर कितना काम कर रही है। कौन सी स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अगर कोई कंट्री एक डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाली स्टेज को काफ़ी टाइम तक रोक के रख पा रही है अपनी इंडस्ट्रीज में बाय द एडवांस टेक्नोलॉजी, बाय यूजिंग द एडवांस मशीनरी, तो हम कह सकते हैं कि दैट कंट्री इज हैविंग अ गुड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी ये लॉ हमें बहुत हेल्प करता है। तो उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज का मतलब है कि हमें पता है एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में मशीनरी का यूज बहुत कम होता है, और एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं वो बहुत जल्दी आ जाते हैं। बट इन अदर केस जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स वाली स्टेज काफी टाइम तक रोकी जा सकती है। दैट इज व्हाई देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। उसके बाद है बेसिस ऑफ माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री। जो जितने लोग उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसमें जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स है वो बहुत जल्दी आ रहे हैं, इसीलिए प्रॉफिट कम हो रहा है। इसीलिए ऑटोमेटिकली जो पॉपुलेशन है उसको माइग्रेट करना पड़ रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, क्योंकि जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है हमने देखा था कि उसमें लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स जल्दी ज़्यादा देर तक नहीं रुकता, जल्दी ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाली स्टेज आ जाती है। सो दैट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।